everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. So बच्चा हम लोग कर रहे हैं BST का हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट और आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मैंने आपको बताया था मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस जिसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और लास्ट है हमारा प्रमोशन। तो देखो ये 4 पीस हैं हमारे पास में मार्केटिंग के। इसमें से प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम हमारा लास्ट एलिमेंट प्रमोशन कंप्लीट करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो प्रमोशन होता क्या है, अब देखो बहुत आराम से समझना। मान लो हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है। हम लोग कौन है? हम मार्केटर है, फर्म है। हमने बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है। हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी काफ़ी रीजनेबल है और हमारा प्रोडक्ट हर रिटेल शॉप पर अवेलेबल है, यानी कि अफोर्डेबल भी है, अच्छी क्वालिटी का भी है और हर जगह अवेलेबल भी है। फिर भी मान लो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो वही है, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उन्हें प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बताना, उन्हें अच्छे से इन्फॉर्म करना प्रोडक्ट के बारे में, प्लस उन्हें कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें। इसी को क्या बोला जाता है? प्रमोशन। समझ में आ गया? मतलब प्रमोशन का सिंपल सा मतलब है कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना, अच्छे से इन्फॉर्म करना, प्लस उन्हें कन्विंस भी करना, उन्हें एनकरेज भी करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें। उन्हें आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताओ, उन्हें बताओ कि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है, ये पैन मार्केट में बाकी मिलने वाले पैनों से बेहतर कैसे है। यही क्या है? प्रमोशन है। समझ में आ गया? मतलब कैसे भी करके आपको अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करना है, आपको आपकी मार्केटिंग करनी है, दैट इज प्रमोशन। सो प्रमोशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो रहा है विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव। ट्विन का मतलब है यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट। जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो स्टेशनरी ज़्यादातर कौन खरीदते हैं? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना। एंड persuading them to buy it. It aims at encouraging the customers to buy the product. प्लस उन्हें कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें। मतलब आपके कस्टमर्स को एनकरेज करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे। दिस इज प्रमोशन। समझ में आ गया? अब देखो जिस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा था, प्लेस मिक्स पढ़ा था, प्राइस मिक्स पढ़ा था, सेम इसी तरह से होता है प्रमोशन मिक्स। देखो होता क्या है, प्रमोशन के लिए जो मार्केटर है वो अलग अलग टूल्स को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर सकते हो, आप टीवी में ऐड करवा सकते हो, लक्स का, नंबर 1 का, स्टेशनरी का, कार्स वगैरह का टीवी में ऐड आता है, आप टीवी में ऐड करवा सकते हो, न्यूज़पेपर्स में ऐड करवा सकते हो, मूवीज़ वगैरह के थ्रू ऐड करवा सकते हो। और आजकल तो नया ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया पर आप अपने इन्फ्लुएंसर से एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो, तो आप ऐड करके अपनी चीज़ का प्रमोशन करवा सकते हो। सेकेंड आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब है खुद पर्सनली अपने कस्टमर्स को सामान बेचना। इसके लिए आप खुद पर्सनली भी सेल कर सकते हो, आप चाहो तो कोई सेल्स पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मम्मी साड़ी खरीदने जाती है, तो वहां पर क्या है? पर्सनल सेलिंग है, बायर भी प्रेजेंट है, सेलर भी प्रेजेंट है, पर्सनली फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से भी चीज का प्रमोशन होता है। थर्ड आता है सेल्स प्रमोशन। भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना जिसकी वजह से सेल्स प्रमोट हो जाए, एक शॉर्ट टर्म के लिए जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कस्टमर्स को फ्री डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो, या फिर उन्हें आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हो, आप अपने कस्टमर्स को कुछ सैंपल्स ऑफर कर सकते हो, या फिर आपने देखा होगा 1.5 GB डाटा दे दिया, ऐसा कुछ कर सकते हो, उन्हें रिफंड वगैरह की फैसिलिटी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? सेल्स प्रमोशन में, कि शॉर्ट टर्म के अंदर आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी सेल्स प्रमोट होंगी। और लास्ट आता है PR, जिसे हम पब्लिक रिलेशन बोलते हैं, पब्लिक के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना। आप किसी पॉडकास्ट में जा रहे हो, अब पॉडकास्ट में ऑब्वियस सी बात है आप रियल बातें तो बोलोगे नहीं, आप वो बातें बोलोगे जो पब्लिक सुनना चाहती है,
ताकि आप खुद एक मिडिल क्लास लगो, रिलेटेबल लगो। आपके पास में BMW है, आपके पास में ऑडी है और आप ऑटो रिक्शा से जा रहे हो, आपने खुद ने ये बात मीडिया के अंदर लीक कर दी। ये क्या है? PR है। मतलब पब्लिक के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना ताकि आपकी गुडविल भी बरकरार रहे और आपके प्रोडक्ट का भी प्रमोशन हो, आपकी कंपनी का भी प्रमोशन हो। तो ये 4 क्या है? ये 4 हैं हमारे टूल्स ऑफ प्रमोशन। क्या है? टूल्स ऑफ प्रमोशन। तो वही है, इन चारों को ही बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन, इन चारों को ही बोला जाता है टूल्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। और यही क्या है? प्रमोशन मिक्स। यानी कि प्रमोशन करने के लिए जो मार्केटर है वो कुछ टूल्स को यूज करता है। कौन कौन से टूल्स है? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस यानी कि PR। इन्हीं को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इन्हीं को हम टूल्स भी बोल सकते हैं। इसी को बोला जाता है प्रमोशन मिक्स। इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। अलग अलग प्रमोशनल टूल्स का कॉम्बिनेशन है जो मार्केटर यूज करता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विस की सेल को इंक्रीज करने के लिए। यही 4 हमें पढ़ना और हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है। अब आपने टीवी में ऐड देखे होंगे, आपने रेडियो पर ऐड सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर्स में एड्स देखे होंगे या फिर आपने मैगजीन्स में एड्स देखे होंगे। तो पहली बात तो एडवर्टाइजिंग क्या है? इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल कैसे है? मान लो आप टीवी में लक्स का ऐड देख रहे हो, लक्स सोप तो सब जानते हो, आप लक्स का ऐड देख रहे हो। अब लक्स का ऐड जिस मार्केटर ने करवाया है, जो लक्स का ओनर वगैरह है, जो कंपनी है, तो यहाँ पर मुझे बताओ, लक्स कंपनी और हम जो टीवी में ऐड देख रहे हैं, हमारे बीच में क्या कोई फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है? कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये क्या है? एक इम्पर्सनल फॉर्म है। इम्पर्सनल फॉर्म है। हम टीवी के अंदर किसी पैन का ऐड देखते हैं तो वो जो फलाने पैन वाली कंपनी है और हम हैं, हमारे बीच में कोई फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? इम्पर्सनल फॉर्म है। यहाँ पर कुछ भी पर्सनल नहीं है। सेकंड बात ये है, अगर हम टीवी में लक्स का ऐड देख रहे हैं तो लक्स कंपनी ने उसके लिए क्या करा होगा? पे करा होगा। लक्स कंपनी क्या है? मार्केटर है, वही स्पॉन्सर है, उसने इस चीज के लिए क्या करा होगा? पे करा होगा। सो ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं मान लो यहाँ पर अगर किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट कर देती हूँ, तो जिसने एडवर्टाइजमेंट करवाया है, फॉर एग्जाम्पल हम ओसवाल का नाम ले लेते हैं, मैं ओसवाल का ऐड कर रही हूँ, ओसवाल वालों ने मुझे पे करा होगा ना। ओसवाल क्या है? स्पॉन्सर है। अब यहाँ पर आप और ओसवाल के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इम्पर्सनल है, प्लस ओसवाल वाले मुझे उसके लिए पे कर रहे हैं, तो ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। समझ में आ गया? सो एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड फॉर बाय द मार्केटर, यानी कि स्पॉन्सर, जिसके लिए जो मार्केटर है, जो भी कंपनी है, जो स्पॉन्सर है, वो उसके लिए पे करता है ताकि उसके गुड्स और सर्विसेज की सेल्स क्या हो जाए? प्रमोट हो जाए। अब एडवर्टाइजिंग हम न्यूज़पेपर में भी करा सकते हैं। आप न्यूज़पेपर खोलो, बड़ा सा आपको दिखेगा, किसी पेन का ऐड दिखेगा, किसी शेविंग क्रीम का ऐड दिखेगा, सोप का ऐड दिखता है, डिटर्जेंट्स का ऐड दिखता है, बिस्किट्स का ऐड दिखते हैं, मैगजीन्स में ऐड हो सकता है, टीवी में ऐड करवाते हैं, रेडियो के अंदर आप ऑडियो फॉर्म में भी ऐड सुनते हो। समझ में आ गया? अब देखो एडवर्टाइजिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि इसका नेचर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसमें 3 बातें हैं। पहली बात है पेड फॉर्म। अभी मैंने बताया, अगर मैं ओसवाल की बुक्स का यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तो ओसवाल वालों ने मुझे इसके लिए पे करा होगा। सो एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स है जो अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उन्हें वो जो ब्रांड है, पर्टिकुलर ब्रांड है, वो उन्हें उसके लिए क्या करता है? पे करता है। तो जो भी मार्केटर है, यानी कि जो स्पॉन्सर है, जिसका प्रोडक्ट है, उसे क्या बियर करनी पड़ती है? कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बियर करनी पड़ती है। पहला क्लियर हो गया, पेड फॉर्म है। सेकेंड है इम्पर्सनैलिटी। अगर मैं यहाँ पर ओसवाल को प्रमोट कर रही हूँ तो ओसवाल और आपके बीच में कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक मेन बात लिखी है, इट क्रिएट्स अ मोनोलॉग एंड नॉट अ डायलॉग। मैम इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम कोई स्पीच वगैरह सुनते हैं ना, तो जब हम किसी की स्पीच सुनते हैं तो वो एक वन वे कम्युनिकेशन है। सामने वाला बंदा स्पीच डिलीवर कर रहा है, उसको मोनोलॉग बोला जाता है। लेकिन जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, जब 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायलॉग बोलते हैं। तो ये मोनोलॉग है, क्योंकि हम सिर्फ ऐड वाले को सुन रहे हैं या फिर उसको पढ़ रहे हैं। स्पीच है, मोनोलॉग है, वन वे कम्युनिकेशन है, डायलॉग नहीं है। यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। और लास्ट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जनरली
कोई जो जाने माने इंडिविजुअल्स है, जानी मानी ब्रांड्स और कंपनीज हैं, वही अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। समझ में आ गया? सो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इम्पर्सनैलिटी है, मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यानी कि एक जाना माना मार्केटर फर्म, कंपनी ही अपने प्रोडक्ट की क्या करवाती है? एडवर्टाइजमेंट करवाती है। चमका अच्छे से? आगे देखो, अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखो, हो सकता है जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो डेफिनेटली आपकी रेफरेंस बुक से अलग हो, रेफरेंस बुक्स में थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स गिवन हो, या फिर कुछ पॉइंट्स मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपकी रेफरेंस बुक में गिवन ही ना हो, क्योंकि मैं आपको इस साल पढ़ा रही हूँ पूरा का पूरा एनसीईआरटी से। ये सारे नोट्स मैंने आपके एनसीईआरटी से बनाए हैं। कुछ चीजें एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा गिवन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो चीजें हम कवर नहीं कर रहे। बाकी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आप आराम से आंख बंद करके नोट्स पर विश्वास कर सकते हो, इन नोट्स को फॉलो कर सकते हो। तो देखो, मेरिट्स की बात करें, पहली बात है मास रीच। अगर आप टीवी में ऐड करवा रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड करवा रहे हो, तो मास रीच मिल रही है, आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हो। टीवी में अगर कोई ऐड आ रहा है, स्टार प्लस पर ऐड आ रहा है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो मास रीच मिल जाती है, आप एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हो। So advertising is a medium through which large number of people can be reached over a vast geographical area. Easy सा है। सेकेंड है इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। देखो, ऑब्वियस ही बात है, मान लो किसी पर्टिकुलर क्रीम का, लोशन का ऐड मैंने अगर टीवी में देख लिया, न्यूज़पेपर में देख लिया, तो उसे लेकर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। या फिर मान लो मेरे किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने किसी फेस वॉश को बहुत प्रमोट कर दिया, किसी शैम्पू को बहुत प्रमोट कर दिया, तो मुझे लगेगा यार ये सही बता रहा है, तो मैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, मैं उस प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाऊंगी, अपने आप प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होंगी। सो एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो उसे खरीदना चाहते हैं, वो उस प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगर मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर इस ब्रांड को प्रमोट कर रहा है तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का होगा। चमका अच्छे से? थर्ड पॉइंट आता है एक्सप्रेसिवनेस। अब देखो, एड्स के अंदर तो आपको पता ही है कितना सारा तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स का यूज होता है। टीवी के ऐड को अज्यूम करो, वहां पर प्रॉपर ड्रामा भी होता है, स्टोरी होती है, ये इसकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, रंग बिरंगा डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है, कलर्स का यूज होता है, अगर मैगजीन्स वगैरह में ऐड है, प्रॉपर ड्राइंग्स होती है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स होती है, तो एक अट्रैक्टिव तरीका है, कस्टमर ऐड को देखकर प्रोडक्ट के लिए काफी अट्रैक्ट हो जाता है। मास रीच मिल गई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर का कॉन्फिडेंस मिल गया, एक्सप्रेसिवनेस है, कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होगा। फोर्थ आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब देखो, एडवर्टाइजिंग बहुत ही सस्ता पड़ता है, हालांकि एडवर्टाइजमेंट करवाने की कॉस्ट अच्छी खासी आती है, लेकिन आप ये देखो, ऐड करवा के मास रीच मिल रही है, हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो जब हम उस कॉस्ट को नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देंगे कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है लोगों तक पहुंचने की, वो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। समझ पा रहे हो? पर यूनिट लोगों तक पहुंचने की कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर टू बी रीच्ड, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रीच कम्स लो। समझ में आ गया? अब 4 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में गिवन थे, 2 पॉइंट्स मैं आपके रेफरेंस बुक से उठा रही हूँ, वहां पर एक्स्ट्रा गिवन थे। फिर आता है हमारे पास में चॉइस। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास में चॉइस है। मान लो आपको वीडियो के थ्रू प्रमोट करना है, तो आप किसका सहारा लोगे? आप टीवी का सहारा लोगे, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लोगे, किसी बढ़िया से यूट्यूबर से आप ऐड करवा दोगे। आप सिर्फ ऑडियो चाहते हो तो आप किसका सहारा लोगे? आप रेडियो का सहारा लोगे, रेडियो पर ऐड करवा दोगे, ये ऑडियो हो गया। प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो आप न्यूज़पेपर्स में ऐड करवा सकते हो, आप मैगजीन्स में ऐड करवा सकते हो, आप जर्नल्स में ऐड करवा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में अच्छी खासी चॉइस अवेलेबल है। और लास्ट है लेजिटिमेसी। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, पूरा का पूरा पब्लिक के सामने, सारी चीज़ें पब्लिकली हो रही है, टीवी पर कोई ऐड आ रहा है, तो हमें भी लगता है यार कि अगर कोई चीज़ टीवी पर दिखाई जा रही है तो डेफिनेटली वो चीज़ गलत नहीं होगी। टीवी पर अगर दावा करा जा रहा है कि ये फलाना डिटर्जेंट है, जो भी कोई चीज़ है, ये 99% जर्म्स को किल करता है, तो हम उस चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। There is always proof for it and customers believe that publicly company cannot provide any false information। हमें लगता है publicly कंपनी कोई गलत इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देगी, तो लेजिटिमेसी लगती है, हमें वो चीज़ जायज़ लगने लगती है। समझ में आ गया? ये हो गए हमारे मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। चमक गया अच्छे से? अब अगला टूल आता है हमारे पास में पर्सनल सेलिंग।
मैंने बताया ना प्रमोशन के हमारे पास में कितने टूल्स हैं, 4 टूल्स है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। तो एडवर्टाइजिंग हो गया, जितना मैं करा रही हूँ उतना आपको पढ़ना है, बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी गिवन होगा एनसीईआरटी में, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसे हमें कवर नहीं करना। तो देखो सेकंड आता है हमारे पास में पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, किसके बीच में, एक तरफ है हमारा बायर जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और एक तरफ होता है सेलर। अब सेलर का मतलब ये नहीं है कि मार्केटर ही हो, प्रोड्यूसर ही वहां पर प्रेजेंट हो। प्रोड्यूसर क्या करता है, कुछ सेल्स पर्सन को भी अपॉइंट करके रखता है। किसे अपॉइंट करके रखता है, सेल्स पर्सन को भी अपॉइंट करके रखता है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, या तो बायर सेलर के बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, या फिर जो मार्केटर है वो कुछ सेल्स पर्सन अपॉइंट करके रखता है, उनके थ्रू बिकवाता है। कुल मिला के यहाँ पर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है। आप अगर कभी भी अपनी मम्मी के साथ में, मम्मी साड़ी लेने गई है तो आपने देखा होगा, ये मम्मी बैठी है, कौन है, बायर है, और यहाँ पर ये सेल्स पर्सन बैठा है, कौन है, सेलर बोल देते हैं, सेल्स पर्सन। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वही है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है। या फिर घर पर आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे सेल्स पर्सन आते हैं, डिटर्जेंट बेचते हैं, साबुन वगैरह बेचते हैं, लाइजॉल, हार्पिक वगैरह बेचते हैं, वहां पर भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है। बट देखो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट का मकसद ये नहीं है कि जो सेलर ने बनाया है बस उसे वो चीज कस्टमर को बेचनी है, नहीं, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को दिमाग में रखता है, वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट बेचता है। तो पर्सनली बेचना, इट मीन सेलिंग पर्सनली। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। समझ में आ गया। इट डज नॉट एम एट सेलिंग एज पर सेलर्स डिजायर। मकसद ये नहीं है कि सेलर की इच्छा के अकॉर्डिंग जो सेलर बेचना चाहे वो उसे बेचना है। कॉन्सेप्ट ये है पर्सनल सेलिंग का कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हमें दिमाग में रखना है। मम्मी का मन करेगा तो वो 50 साड़ियां खुलवाएगी, फिर भी एक साड़ी नहीं लेकर आएगी। समझ पा रहे हो। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे मेन है। इसके 2 फीचर्स हैं। पर्सनल फॉर्म है, भाई यहाँ पर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, मोनोलॉग नहीं हो रहा है, फेस टू फेस डायलॉग हो रहा है यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में। और जब पर्सनल कांटेक्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है सेलर और बायर के बीच में अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। गर्ल्स रिलेट कर पाएंगी, अगर आप किसी पर्टिकुलर आंटी या दीदी से अपने कॉस्मेटिक्स खरीदने जाते हो या फिर जो भी आपका पर्सनल स्टफ है वो खरीदने जाते हो, तो उन दीदी आंटी से कुछ पर्सनल रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं ना, वो आपका टेस्ट समझने लग जाती हैं, हाय हेलो भी होने लगता है। तो वही ये पर्सनल सेलिंग के अंदर सेल्स पर्सन और हमारे कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बीच में पर्सनल रिलेशंस डेवलप होते हैं। इजी पीजी हो गया। अब भाई इसके मेरिट्स क्या क्या है। पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, देखो साड़ी वाली दुकान को अज्यूम करते हैं, भैया जो है वो मम्मी को साड़ी दिखा रहे हैं। अब मम्मी को जो है ना वो चटक भटक कलर्स पसंद नहीं आ रहे, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, भैया मम्मी का टेस्ट समझ जाएंगे। अब भैया जो है वो डिसेंट कलर्स दिखाएंगे, है ना, थोड़ा सा डिसेंट मटेरियल दिखाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। जो सेल्स पर्सन है वो अपना प्रेजेंटेशन चेंज कर देता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है किसी इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। आप लिप कलर लाने गए हो, आपको थोड़े से डार्क कलर्स पसंद नहीं आ रहे, आपको तो न्यूड शेड्स पसंद है, तो वही जैसे ही आप बोलोगे यार न्यूड शेड्स दिखाओ, तो जो हमारा सेलर है वो अपने आप कुछ ना कुछ दूसरी चीजें दिखाने लग जाएगा। वो आपको न्यूड शेड्स दिखाएगा, डार्क शेड्स नहीं दिखाएगा। इंडिविजुअल कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नीड्स को प्रेजेंटेशन को चेंज करा जाता है, उसे प्रोडक्ट दिखाया जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रेजेंटेशन को एडजस्ट करा जाता है ताकि इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स को स्पेसिफाई करा जाए, उससे सेटिस्फाई करा जाए। सेकेंड है डायरेक्ट फीडबैक भी तो मिल रहा है। आप दिखाओगे कस्टमर को कोई चीज, वो तुरंत बता देगा उसे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। कई बार ऐसा होता है हम खुलवाते ही नहीं है वो रैपर, हम बोल देते हैं पैकिंग मत खोलो, हमें पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली कस्टमर का फीडबैक मिलता जाता है, फिर हम कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट दिखाते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू टेक डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज कर देते हो, उसके हिसाब से उसे प्रोडक्ट दिखाते हो। और यहाँ पर वेस्टेज भी कम हो रहा है। ये जो सेल्स पर्सन होते हैं बहुत दिमाग वाले होते हैं ना, शक्ल देखकर पता चल जाता है ये जो इंसान है खरीदने आया है या सिर्फ देखने आया, टाइम पास करने आया, विंडो शॉपिंग के लिए आया है। तो वो सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि किस बंदे पर टाइम खर्च करना है। अगर ये बंदा देखकर उन्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये वाकई में परचेज करने आया है, तो उस बंदे पर वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपने एफर्ट्स वेस्ट करेंगे, तो वेस्टेज कम है। वेस्टेज ऑफ एफर्ट इन पर्सनल सेलिंग कैन बी मिनिमाइज्ड। कंपनी कैन डिसाइड द टारगेट कस्टमर बिफोर मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद देम।
कंपनी जो है वो सोच समझ के अपने टारगेट कस्टमर्स डिसाइड करती है, फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट सेल करती है, वहां पर अपने एफर्ट्स लगाती है। समझ में आया? फिर आता है हमारे पास में सेल्स प्रमोशन। दो हो गए, एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया। अब सबसे बड़ा आता है हमारे पास में सेल्स प्रमोशन। देखो, सेल्स प्रमोशन का मतलब है ये जो चीजें होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मान लो बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर जो मार्केटर है उसे अपना स्टॉक क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी तक गर्मियां चल रही थी, अचानक अब सर्दी आ गई, तो गर्मियों वाला सामान क्लियर करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए आप 20% डिस्काउंट दोगे, फ्लैट 50% ऑफ दे दोगे, बाय 3 गेट 1 फ्री, कुछ ऐसा ऑफर दोगे। तो वही ये शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर जब मार्केटर अपना स्टॉक क्लियर करना चाहता है, अपनी सेल्स को प्रमोट करना चाहता है, सेल्स को बूस्ट करना चाहता है, तो वो कुछ अलग अलग इंसेंटिव्स को यूज करता है। अलग अलग इंसेंटिव्स हो गए, कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, कस्टमर को आपने फ्री गिफ्ट्स ऑफर कर दिए, आप फ्री सैंपल्स ऑफर कर रहे हो, कुछ रिफंड वगैरह उसे दे रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। इससे अपने आप शॉर्ट टर्म के लिए जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। सो इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए होते हैं, which are designed to encourage the buyer to make immediate purchase of product or service। जो क्यों बनाए गए हैं, ताकि जो बायर है वो immediately उस प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज कर ले। इट इज अंडरटेकन टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अ फर्म, ताकि फटाफट से जो फर्म है उसकी सेल्स क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करी जाती हैं। कस्टमर को डिस्काउंट दे दो, फ्री गिफ्ट्स ऑफर कर दो, सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिफंड वगैरह दे दो। तो इसके लिए अलग अलग हमारे पास में टेक्निक्स है, 13 टेक्निक्स है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल्स प्रमोशन के मेरिट्स क्या है? पहली बात है अटेंशन वैल्यू। जब आप इस तरह का कुछ दे रहे हो, आपने कहीं पर पढ़ा, आपने देखा कहीं पर लिखा हुआ है फ्लैट 50% ऑफ, बताओ आपका ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? तो यहाँ पर हम कस्टमर को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका अटेंशन मिल जाता है, वो इस तरह की चीजें देखकर ही अट्रैक्ट हो जाता है। होता है नहीं होता? सो इट अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंसेंटिव्स। आप कोई ना कोई इंसेंटिव यूज कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो आप कस्टमर को ऐसी चीजें देते हो। आपको मार्केट में नए नए आए हो, अब आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आप नया फेस वॉश लॉन्च करना चाहते हो, तो आप शुरुआत में कस्टमर्स को 20% डिस्काउंट भी दोगे, दे सकते हो, कुछ ऐसा दे दोगे। या फिर मान लो आप फेस वॉश लॉन्च करना चाहते हो लेकिन मार्केट में ऑलरेडी आपकी क्रीम अवेलेबल है, तो जो इंसान क्रीम खरीद रहा है उसे आप फेस वॉश ऑफर कर रहे हो फ्री सैंपल के तौर पर, कि यार बंदा एक बार फ्री में इस फेस वॉश को टेस्ट तो करे, अगर उसे अच्छा लगता है तो आगे से वो परचेस करेगा। तो आप अपना नया प्रोडक्ट उसे फ्री सैंपल के तौर पर ऑफर कर रहे हो ताकि वो टेस्ट तो करे, वो बाकी फेस वॉश से अलग उन्हें छोड़कर आपका फेस वॉश ले ले क्रीम के साथ में। सो इट इंड्यूसेस पीपल टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर रेगुलर बाइंग बिहेवियर, ताकि जो कस्टमर है वो नॉर्मली जो चीज़ खरीदता है वो चीज़ ना खरीदे, आपका प्रोडक्ट ट्राई करे, अच्छा लगेगा तो वो दोबारा रिपीट करेगा। समझ पा रहे हो? और लास्ट है सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स। कुल मिला के इससे अच्छे से प्रमोशन हो जाता है प्रोडक्ट का। मान लो आप पर्सनल सेलिंग पर पैसा खर्च नहीं कर रहे, आप एडवर्टाइजिंग पर भी पैसा खर्च नहीं कर रहे, तो इनकी जगह इसे सप्लीमेंट करने के लिए आप क्या करवा लेते हो, सेल्स प्रमोशन का यूज कर लेते हो। 20% डिस्काउंट वगैरह आपने दे दिया। तो कुल मिला के इसकी वजह से हमारे जितने भी प्रमोशनल एफर्ट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है। कुल मिला के ऐसे हमारे प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखो हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्स प्रमोशन की कौन कौन सी टेक्निक्स, टूल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। सेल्स प्रमोशन में आता क्या है, मैंने बताया ना अभी आपको। देखो, सेल्स प्रमोशन में डिस्काउंट भी आता है, रिबेट भी आता है, रिफंड भी आता है, सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, गिफ्ट दे दो। तो इस तरह से हमारे पास में सेल्स प्रमोशन के 13 टेक्निक्स है जिन्हें आप टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन भी बोल सकते हो। वन बाय वन देखें। पहला है रिबेट। रिबेट बहुत ही आसान सा है। मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसकी नॉर्मल प्राइस है 1 लाख रुपीस, ये क्या है, इसकी लिस्टेड प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, इसकी एमआरपी है। इस प्रोडक्ट को आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, आप इस प्रोडक्ट को 80,000 में सेल कर रहे हो,
तो वही है आपके प्रोडक्ट को एक स्पेशल प्राइस पर सेल करना, और ये जो स्पेशल प्राइस है, दिस प्राइस इज लेस देन द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि लिस्टेड प्राइस से कम है, ताकि आपके पास में जो एक्सेस इन्वेंट्री है उसे आप क्लियर कर सको। समझ पा रहे हो? आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की जो कार है उसे सेल कर रहे हो और आप सीधा बता रहे हो कि फ्लैट हम 20,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई परसेंटेज में मैं डिस्काउंट की बात नहीं करी, आप फ्लैट बोल रहे हो कि अगर ये कार खरीदोगे तो इस पर आपको 20,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। समझ में आ गया? परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ। फ्लैट 10,000 रुपये का डिस्काउंट है, फ्लैट 20,000 रुपये का डिस्काउंट है, 1 लाख की चीज को आप 80,000 में बेच रहे हो। सो ऑफरिंग प्रोडक्ट एट स्पेशल प्राइस विच इज लेस देन द ओरिजिनल प्राइस टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री, ये क्या है? रिबेट है। पहला क्लियर हो गया। सेकेंड आता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपको पता होगा 20% ऑफ दे दिया, 50% ऑफ दे दिया, 30%, 10% ऑफ दे दिया। सो ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लेस देन लिस्ट प्राइस, वो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? आप एक परसेंटेज डिडक्ट कर रहे हो। प्रोडक्ट पर तो एमआरपी ही मेंशन होगी, उस पर एमआरपी मेंशन है कि प्रोडक्ट कितने का है? 1500 का है। साथ में वहां पर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। आप खुद निकालोगे 20% डिस्काउंट माइनस कर लोगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट है, लेकिन कैसे गिवन है? परसेंटेज के अंदर गिवन है। दिस इज डिस्काउंट। थर्ड आता है रिफंड। रिफंड का मतलब है, मान लो कस्टमर ने कोई चीज परचेज करी है, अब वो अपनी परचेज का कोई प्रूफ दिखा देता है। मान लो उसने मैगी परचेज करी है, वो मैगी का रैपर अगर आपको दिखा देता है तो आप उसको कुछ 2 रुपये रिफंड कर दोगे, 3 रुपये रिफंड कर दोगे। समझ में आ गया? मतलब कस्टमर ने उस प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस पे करा था, आप उसकी प्राइस का कुछ पार्ट उसे रिफंड कर दोगे अगर वो अपने परचेज का आपको प्रूफ दिखा दे। जैसे मैंने बताया 2 रुपये ऑफ ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी पैकेट्स ऑफ मैगी नूडल्स। बंदे ने मैगी नूडल्स खरीदी है, वो उसका अगर एम्प्टी रैपर आपको लाकर दिखाएगा तो आप उसे 2 रुपये का रिफंड कर दोगे। ये भी अच्छा तरीका है सेल्स को प्रमोट करने का, छोटे मोटे आइटम्स पर। फोर्थ है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जिसे हम प्रीमियम और गिफ्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट के साथ में कोई दूसरा गिफ्ट दे देना जिसे हम साथ में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश फ्री आती है। अगर आप बॉर्नवीटा लेकर आ रहे हो तो उसके साथ में बॉर्नवीटा मग फ्री आ जाता है। कॉफी अगर आप लेने जा रहे हो तो कॉफी मग उसके साथ में फ्री आता है। तो वही है ऑफरिंग अनदर प्रोडक्ट एज गिफ्ट अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। टूथब्रश जो फ्री आ रही है टूथपेस्ट के साथ में। 4 हो गए। रिबेट, फ्लैट 10,000 ऑफ, 20,000 ऑफ, डिस्काउंट परसेंटेज में, रिफंड हो गया अगर आप परचेज का प्रूफ दिखाओगे। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन प्रीमियम या फिर गिफ्ट, मतलब यहाँ पर साथ में कोई ना कोई चीज गिफ्ट के तौर पे दी जाती है जिसे हम यूजुअली साथ में यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है क्वांटिटी डील्स। यहाँ पर क्वांटिटी पर फोकस करा जाता है, जैसे बाय 3 गेट 1 फ्री। ये अक्सर आपने सोप पर देखा होगा, अगर 3 खरीदोगे तो 1 फ्री आएगा। वो इस तरह से टेप लगी हुई होती है, 4 आते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी आपको एक्स्ट्रा ऑफर करी जाती है। या फिर आपने टूथपेस्ट पर देखा होगा 20% एक्स्ट्रा, चॉकलेट्स पर भी देखा होगा 20% एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वांटिटी दी जाती है। प्रोडक्ट कॉमनली यूज्ड बाय द मार्केटर ऑफ टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, है ना। बेसिकली साबुन हो गया हमारा, डिश वॉशर हो गया, या फिर क्रीम वगैरह है, इस तरह की चीज़ों पर ये डील्स दी जाती हैं। 6th इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट्स। यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो आप तुरंत उसे स्क्रैच करना। कई बार होता है ना, स्क्रैच करने का होता है, हम कॉइन से स्क्रैच वगैरह करते हैं। जैसे ही स्क्रैच करोगे तो कई बार लकी ड्रॉ निकल जाता है कि यार गाड़ी निकल गई, फ्रिज निकल गया, टी शर्ट निकल गई, कंप्यूटर निकल गया। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, बहुत कम है। सो यहाँ पर ऑफर्स होते हैं कि आपको कार्ड स्क्रैच करना है, तुरंत आपको गाड़ी वगैरह कुछ ना कुछ। इंस्टेंट ड्रॉ है, ये काम आप खुद ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा, आप खुद ही तुरंत स्क्रैच करके बता रहे हो। मॉल्स में होता है, कई बार आपने देखा होगा। 7th है लकी ड्रॉ। ये इसके जैसा, ये देखो इंस्टेंट ड्रॉ में आप खुद स्क्रैच कर रहे हो, कस्टमर खुद स्क्रैच कर रहा है। लकी ड्रॉ में क्या होता है, मान लो बहुत सारे कस्टमर सामान खरीद रहे हैं। अब वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर क्या होता है, सारे कस्टमर्स का बिल होता है, कस्टमर का बिल नंबर या फिर कस्टमर्स का नाम होता है। उन सब की वही स्लिप्स बनाई जाती हैं, शफल करा जाता है और लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं। इक्के दुक्के गलती से लकी ड्रॉ निकलते हैं और उन लकी ड्रॉ वालों को गाड़ी दी जाती है, एसी टीवी वगैरह दिया जाता है। So in this, draws are taken out by including the bill number or name of customer who have purchased the good and lucky winners get free car, TV, AC। ऐसा मैंने इसका एग्जाम्पल भी देखा है। ये वाला जो लकी ड्रॉ था ना, हम लोगों के एक बार इसमें टीवी निकला था, बट वो टीवी कोई काम का नहीं था, बाद में हम लोगों ने उसे सोल्ड आउट कर दिया था।
टीवी था वो मॉनिटर वाले टीवी, आप लोगों ने देखे होंगे पुराने ज़माने में आते थे, तो वैसा टीवी निकला था, एक काफ़ी बड़ा सारा मॉनिटर वाला टीवी। हमने बड़े आराम से हम उसे यूज़ करते थे उस ज़माने में। आहट, फियर फाइल्स वगैरह आता था, वो हम लोग देखा करते थे। बट पता चला बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता था, पूरे घर में शोर हो जाता था उस टीवी का, बेच दिया किसी को। तो इस तरह के लकी ड्रॉ होते हैं, मतलब 100 में से किसी एक का निकल गया तो निकल गया। फिर है यूजेबल बेनिफिट्स। आप कस्टमर को कोई यूजफुल चीज दे रहे हो। मान लो कस्टमर ने अगर 50,000 की शॉपिंग करी तो आपने उसको हॉलीडे पैकेज दे दिया, ऐसा होता है। उसने 50,000 की शॉपिंग करी, आपने उसे छोटा मोटा हॉलीडे पैकेज दे दिया। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि आप कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हो, मान लो आपने 5,000 की कपड़ों की शॉपिंग कर ली, अपैरल परचेज कर लिए, तो आपको जो कंपनी है वो 1,000 रुपीज का एक्सेसरीज परचेज करने के लिए वाउचर दे देती है। वाउचर दे दिया आपको, एक गिफ्ट कार्ड दे दिया कि इससे आप हमारे एसेसरीज परचेज कर सकते हो। ये यूजेबल बेनिफिट्स हैं। ज़्यादा शॉपिंग करो आपको फ्री हॉलीडे पैकेज मिल जाएगा। एक मैंने सुना था किसी का लंदन का पैकेज था। अब ये बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। मतलब निकल गया तो किस्मत ही है भाई, निकलती है, निकलने वालों की गाड़ी भी निकलती है, टीवी ऐसी सब निकलता है, बट बहुत रेयर होता है। या फिर आपने 5,000 की शॉपिंग करी तो कंपनी आपको 1,000 के गिफ्ट वाउचर दे रही है। ये बहुत कॉमन है, फुल फाइनेंस एट 0%। इसका मतलब है आप चीज परचेज कर लो, इजी इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहना। ये वो है जिसकी वजह से एप्पल धीरे धीरे हमारा छपरी घोषित होने लग गया ना। वही है ये कि भाई आपने फ़ोन परचेज कर लिया, आईफोन 1.5 लाख का, पेमेंट आप कैश में नहीं कर रहे, आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते रहो। 24 इजी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर लेना। यही तो रीज़न है कि आजकल हर कोई इन चीज़ों को परचेज कर सकता है, क्योंकि इजी इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं। 8 इंस्टॉलमेंट्स आप अभी पे कर दो डिलीवरी से पहले, बाकी की जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स है 16 इंस्टॉलमेंट्स, उन्हें आप बाद में पे करते रहना और आपसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस हम इंसान देखता ही नहीं है कि यार मुझे ये चार्जेस भी पे करने हैं। कहीं ना कहीं उन चार्जेस के थ्रू ही इंटरेस्ट की वसूली हो रही है। यहाँ पर तो लिख रहे हैं 0% इंटरेस्ट, लेकिन वो जो चार्जेस ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कवर हो जाता है। सो मैनी मार्केटर्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ऐसा होता है बहुत बार, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह के अंदर, कि आप चीज़ परचेज कर सकते हो बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, जहां पर आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। ये भी अच्छा तरीका है। 10th है सैम्पलिंग, जिसे आप सैंपल्स भी बोल सकते हो। वही है मैंने बताया, मान लो अभी तक आपकी मार्केट में क्रीम अवेलेबल है, आप क्रीम खरीद रहे, आप क्रीम सेल कर रहे हो। अब मान लो आप अपना फेस वॉश भी लॉन्च करना चाह रहे हो, तो कस्टमर जब आपकी क्रीम परचेज करेगा ना, तो आप उससे आपके फेस वॉश का सैंपल फ्री में दे दोगे। समझ पा रहे हो? जब कस्टमर आपकी क्रीम परचेज कर रहा है, निविया की क्रीम परचेज कर रहा है, तब निविया का छोटा सा फेस वॉश का उसे सैंपल मिल रहा है। अब सैंपल देने का मतलब है कस्टमर उसे टेस्ट करेगा, कस्टमर को अच्छा लगा, तब आप फिर पैसों में उसे फेस वॉश बेचने लगोगे। सो इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। 11 है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बार देखा होगा। स्कूल के अंदर कैमलिन वाला कंपटीशन होता है, कैमलिन का पेंटिंग कंपटीशन होता होगा, तो कैमलिन वाले वो पेंटिंग कंपटीशन करवाते हैं। पहली बात तो कैमलिन का वैसे ही प्रचार हो गया, कैमलिन के कलर्स वगैरह का वैसे ही अच्छे से प्रमोशन हो गया, नाम हो गया। अब उसमें कंडीशन होती है, अगर आपको इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लेना है तो आपको कैमलिन के कलर्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगेन कैमलिन की क्या हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है। फिर जो बच्चा उस कंपटीशन में जीतता है उसे रिवॉर्ड भी क्या दिया जाता है, कैमलिन के कलर वगैरह गिफ्ट कर देते हैं। तो पूरी तरह से तो यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, नाम हो रहा है। तो वही है, यहाँ पर कंज्यूमर्स जो हैं वो किसी कॉम्पिटिटिव इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और विनर्स को कोई ना कोई अवार्ड मिलता है। जैसे बॉर्नविटा का क्विज कॉन्टेस्ट होता है स्कूल्स वगैरह के अंदर, फिर जीतने वाले को वही बॉर्नविटा से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो गिफ्ट कर देते हैं। पर बॉर्नविटा का तो प्रमोशन हो गया ना नाम से ही, समझ पा रहे हो? 7th पैकेज्ड प्रीमियम। ये तो बहुत ही रेयरली होता है कि साबुन खोलोगे और साबुन के अंदर आपको सोने का सिक्का निकलेगा जैसे जैसे साबुन यूज़ करते जाओगे। सो गोल्ड कॉइन इन सोप, तो वही फ्री गिफ्ट्स होते हैं पैकेट के अंदर, ठीक है। गोल्ड कॉइन जैसे सोप के अंदर हो गया, ये है पैकेज्ड प्रीमियम। और लास्ट है आप कंटेनर प्रीमियम। आप प्रोडक्ट के साथ में उसे रखने के लिए कंटेनर भी दे रहे हो। जैसे अगर आप डिटर्जेंट परचेज कर रहे हो तो डिटर्जेंट के साथ में वो प्लास्टिक की बकेट मिलती है ताकि उसमें आप डिटर्जेंट स्टोर करके रख सको। बॉर्नविटा के साथ में बॉर्नविटा रखने के लिए मग भी फ्री में आता है। सो यहाँ पर स्पेशल कंटेनर्स और बॉक्स भी कस्टमर को फ्री में दिए जाते हैं, जिसको वो रीयूज़ कर सकता है, जिसमें वो बाद में उस डिटर्जेंट को रखेगा, सर्फ को रखेगा, बॉर्नविटा वगैरह को रखेगा। दिस इज कंटेनर प्रीमियम। समझ में आ गया? सो ये बहुत ही ईजी सा था, एक बार इसकी रीडिंग और लगा लेना। तो ये हो गया हमारा सेल्स प्रमोशन।
अब लास्ट आता है पब्लिक रिलेशन, जिसे हम पीआर बोलते हैं। आजकल ये वर्ड बहुत सुनने में आता है। कुल मिला के पब्लिक के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना, तो आपकी खुद की गुडविल बनी रहेगी, आपकी गुडविल बनी रहेगी, आपकी कंपनी की गुडविल बनी रहेगी, आपके प्रोडक्ट की गुडविल बनी रहेगी। ऐसा होता है। और आजकल सबकी पीआर होती है, सेलिब्रिटीज़ की पीआर होती है। सेलिब्रिटीज़ आपने देखा होगा पॉडकास्ट में क्या बताते हैं यार, उनसे पूछते हैं फेवरेट क्या है खाने में, एंड दे आर लाइक कि हमें तो दही चावल पसंद है, कड़ी चावल, दाल चावल पसंद है, चाहे रियल में उन्हें वो पसंद ही ना हो। ये सिर्फ उनकी पीआर है। पीआर उन्हें बताती है कि उन्हें क्या बोलना है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मिडिल क्लास लगे, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगे। ऐसा होता है, बहुत बार आपने देखा होगा। मतलब कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है जिसके पास में 3-4 गाड़ियां हैं, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, और ये लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं। फिर पैप्स को ये खुद ही बुला के रखते हैं, पापराजी वगैरह को, वो इनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, पेड पैप्स होते हैं, और उनकी वो बात मीडिया में लीक हो जाती है। तो इन्हें पॉजिटिव पीआर है ना यार, ये कि हम जैसे लोग देख के बोलेंगे यार कितना अमीर है और ऑटो में ट्रैवल कर रहा है। समझ पा रहे हो, ये पीआर है। पब्लिक के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना। सो इट मीन्स मेंटेनिंग रिलेशंस विद पब्लिक। Public relations involve a variety of programs designed to promote और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे पैंतरेबाजी आती है, जिसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, अपनी कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करना, ताकि इंडिविजुअल्स की नज़रों में कंपनी की इमेज बनी रहे और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रमोशन होए उसका। मतलब कंपनी को तो अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। अब पब्लिक में सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं आते, पब्लिक में शेयर होल्डर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, मिडिल मैन आते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स सब आ जाते हैं। सबके साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना, ताकि एट दी एंड आपका मकसद क्या है, अपनी सेल्स को प्रमोट करना। सो एक डेफिनेशन है, पब्लिक रिलेशन कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, अभी हम पढ़ेंगे। सच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया सोर्स इन द होप ऑफ गेटिंग फेवरेबल कवरेज। आपने खुद कोई बात मीडिया में लीक कर दी है ताकि आपको मीडिया में एक फेवरेबल कवरेज मिल जाए। जैसे ऑटो वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया। आप मान लो अपने कंपनी के अंदर आपने फीमेल्स को रिजर्वेशन दे रखा है कि हम 30% जॉब्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को देते हैं। आपने खुद ये बात मीडिया में लीक कर दी ताकि मीडिया में आपको एक फेवरेबल कवरेज मिल जाए। तो आप अलग अलग चीज़ें कर रहे हो अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, अपने ओवरऑल ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप क्या करते हो, पीआर का सहारा लेते हो। समझ में आ गया। अब पीआर में हमें सिर्फ पीआर के मेथड्स पढ़ने हैं। मेथड्स बोल लो, वेज बोल लो, टूल्स बोल लो। पहला तरीका है आप खुद न्यूज़ में आ जाओ। सम कंपनीज गेट इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज सो दैट दे गेट पॉजिटिव कवरेज इन न्यूज़। जानबूझ के कुछ ऐसा करना है जिससे आपको न्यूज़ में पॉजिटिव कवरेज मिल जाए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप फीमेल्स को रिजर्वेशन दे रहे हो, आपकी कंपनी के अंदर आपने 20% जॉब्स फीमेल्स के लिए रख रखी है। आप जानबूझ के ये बात मीडिया में लीक कर रहे हो ताकि आपको न्यूज़ के अंदर फेवरेबल कवरेज मिल जाए। ये पीआर है। सेकेंड है, आप कुछ स्पीचेस वगैरह दे रहे हो। जैसे आपने देखा होगा इन्फोसिस के ओनर हैं, है ना, मूर्ति साहब, उनकी वाइफ हैं। ये लोग कितना ज़्यादा स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं, कितना ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, स्टेटमेंट्स पास करते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीचेस देना, इंस्पायरिंग स्पीचेस वगैरह देना। यहाँ पर मैंने फोटो लगाया, अब इनका तो तुम अज्यूम ही कर सकते हो अच्छे से, है ना। इस तरह से कुछ ना कुछ मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्पीचेस देना। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कस्टमर्स के सामने एक अच्छा इंपैक्ट आपका पड़ता है। बैंक्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन सबके सामने आपकी एक अच्छी इमेज बनी रहती है। जब तक MBA चाय वाला का वो मैटर नहीं आया था, हम सबके सामने कितना अच्छी एक इमेज थी कि यार MBA चाय वाला इतनी सी एज में इतनी सक्सेस हासिल कर ली, कितना बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करा। ये सिर्फ अपनी स्पीचेस को प्रमोट कर रहे थे, बस मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे थे, इंस्पायरिंग स्पीचेस दे रहे थे। इन्होंने खुद को सेल करा, कभी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करा। ये भी कहीं ना कहीं गलत है, ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। आपको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, खुद का प्रमोशन नहीं करना। तो वही है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, कहीं ना कहीं पीआर मेंटेन करने का काम करती हैं। फिर इवेंट्स, आप खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कोई स्टेज शो के अंदर जा रहे हो, मैचेस करवा रहे हो डॉक्टर्स के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो अपने डॉक्टर्स के मैचेस करवाते हैं। या फिर आप किसी पॉडकास्ट वगैरह के अंदर जा रहे हो, वहाँ पर आप लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। स्टेज शो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लोगों के सामने आपकी इमेज बिल्डअप होगी। और वहाँ पर सोचा समझा होता है यार, लोगों के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देना है, सारा काम आपकी पीआर टीम देखती है। आपको समझाया हुआ होता है किस क्वेश्चन का कैसा जवाब देना है। फोर्थ है रिटन मटेरियल। कई बार जो अच्छी अच्छी कंपनीज है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, वो अपने कुछ रिटन मटेरियल्स जैसे अपनी बैलेंस शीट, अपने कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, P&L वगैरह, ये सारी चीज़ों को जानबूझकर
पब्लिश करवाती हैं, मीडिया में लीक करती हैं, ताकि शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स वगैरह के सामने अच्छी इमेज बनी रहे। भाई अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छा रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, P&L अकाउंट बता रहा है कि आपके प्रॉफिट्स अच्छे खासे हो रहे हैं, तो जनता का आपकी कंपनी में एक विश्वास बना रहेगा। आप जानबूझकर अपनी चीज़ें लीक कर रहे हो। और लास्ट है पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जानबूझकर करना जिसकी वजह से पब्लिक के सामने आपकी बढ़िया इमेज बनी रहे। आप कोई हॉस्पिटल खुलवा रहे हो, कोई कॉर्पोरेट कोई कंपनी वगैरह है, कंपनी ने अपना कोई हॉस्पिटल भी खुलवा दिया जहाँ पर आप फ्री में सेवाएं दे रहे हो, ट्रीज़ वगैरह प्लांट करवाना देखा होगा, या फिर कोई चैरिटी कर देना, सामूहिक विवाह होते हैं ना, सम्मेलन में शादियां होती हैं तो उन शादियों के लिए थोड़ा बहुत पैसा देना, सामूहिक विवाह करना, इस तरह के सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना, इसकी हेल्प से भी आप पब्लिक रिलेशंस मेंटेन कर सकते हो। समझ में आया? अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत रखना कि मैम हमारी बुक में ये टॉपिक गिवन है, ये टॉपिक गिवन नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। और अगर आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक, बेसिकली अगर आप पूनम गांधी फॉलो कर रहे हो तो आप मेरी लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। सेशन 23-24 वाली जो प्लेलिस्ट है वो पूरी पूनम गांधी की, आप उससे पढ़ सकते हो। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि बीएसटी के लिए एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है, तो क्यों ना इसी सीरीज को आप फॉलो कर लो, आपकी एनसीईआरटी साथ साथ में कवर हो जाएगी। आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझ पा रहे हो? तो ये हम लोगों ने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब एक चैप्टर रहता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसे मैं वन शॉट में करा दूंगी आपको कंप्लीट। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ लो, अपना बैकलॉग पूरा का पूरा क्लियर कर लो। 2-3 दिन बाद में मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन करा के हमारा बीएसटी का सिलेबस कंप्लीट करूंगी। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।